Hello, dear students. This is Sandra Gautam from Technocrats Institute of Technology Pharmacy. Today, we will discuss the topic fluorimetry, which is from Unit 1 in Instrumental Methods of Analysis. Firstly, we discuss what is fluorimetry, the definition of fluorimetry. So, fluorimetry is a highly sensitive analytical method that detects or measures the light emitted by a substance after it absorbs UV light. सो फ्लूरीमेट्री क्या है? फ्लूरीमेट्री के टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है फ्लूरी प्लस मेट्री. मेट्री मतलब टू मेज़र और फ्लूरी का मतलब है फ्लोरेसेंस. तो ऐसी एनालिटिकल टेक्निक जो किसको मेज़र करे? फ्लोरेसेंस को मेज़र करे. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लूरीमेट्री. हमने ये तो जान लिया कि व्हाट इज़ फ्लूरीमेट्री, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि फ्लूरीमेट्री मेजर्स द लाइट इमिटेड बाय अ सब्सटेंस आफ्टर इट एब्जॉर्ब लाइट. तो जो ये लाइट इमिशन है बाय अ सब्सटेंस, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरेसेंस. यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं क्लियरली. व्हाट इज, एक मिनट. What is fluorescence? Fluorescence is the emission of light or photon by a substance after it absorbs UV light or electromagnetic energy and immediately re-emitting it as visible light, often at a longer wavelength as atoms return from an excited state to their normal level. फ्लोरेसेंस क्या है? एक प्रोसेस है, मतलब light emitted, the condition in which light emitted by a substance is known as fluorescence. ठीक है, तो जब कोई सब्सटेंस के थ्रू हम लाइट पास कराते हैं या हम किसी सैंपल के थ्रू लाइट पास कराते हैं, तो सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उस एनर्जी को, उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. तो अपना जो नॉर्मल लेवल है, जो लोअर एनर्जी लेवल है या जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके कौन से स्टेट में जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं. कौन से स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं. फिर जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, विच इज़ नोन एज फोटोन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरेसेंस. तो फ्लोरेसेंस सिंपली क्या है? द इमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल की तरफ. So what is the principle of fluorimetry? So when a sample is exposed to a monochromatic light of a specific wavelength, the molecules in the sample may absorb light and moves to excited state. यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम सैंपल के थ्रू लाइट को पास कराते हैं, लाइट कौन सी होनी चाहिए? मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए. तो जब हम किसी सैंपल के थ्रू मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास कराते हैं, और ये जो मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की, एक डिज़ायर्ड वेवलेंथ की लाइट होती है. तो जब इस लाइट को हम सैंपल के थ्रू पास कराते हैं तो सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करके फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं? एक्साइट होते हैं, मूव होते हैं. फिर जब ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं, कहाँ पर? ग्राउंड स्टेट में. तो एनर्जी को क्या करते हैं? इमिट करते हैं, रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट. और ये जो लाइट होती है ये एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लॉन्गर वेवलेंथ में इमिशन होता है. मतलब यहाँ पर जो इमिशन ऑफ लाइट है वो लॉन्गर वेवलेंथ में होता है, और यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो कम होती है. यानी कि जो जिस एनर्जी के साथ वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी क्या होती है? हायर होती है, और वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्टर होती है. तो जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है? लूज़ हो रही है. एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, और वेवलेंथ क्या है? लॉन्गर हो रही है. तो यही जो इमिशन ऑफ लाइट जो प्रोसेस
अकर हो रही है व्हेन मॉलिक्यूल रिटर्न फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। तो ये है प्रिंसिपल। यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि सैंपल के थ्रू हमने लाइट पास कराया, तो मॉलिक्यूल्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ गए, एक्साइटेड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस वो कहाँ आए, ग्राउंड स्टेट में। उन्होंने एनर्जी को लूज़ किया इन द फॉर्म ऑफ फोटोन विच इज़ नोन एज इमिशन ऑफ लाइट एंड विच इज़ नोन एज फ्लोरेसेंस। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री। ये प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया अभी। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन व्हेन मॉलिक्यूल excited to high energy level and from high energy level from excited state they return to ground state, तो वो क्या emit करते हैं, लाइट को emit करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कोलिजनल डीएक्टिवेशन। तो व्हाट इज कोलिजनल डीएक्टिवेशन? कोलिजनल डीएक्टिवेशन इज द प्रोसेस वेयर एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल loses energy through collision with other molecule, transferring its internal energy into transitional, rotational or vibrational energy of a collision partner, effectively cooling down the excited molecule। तो कोलिजनल डीएक्टिवेशन क्या है? कोलिजनल डीएक्टिवेशन, इसको हम नॉन रेडिएटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल पहले तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करता है, फिर जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो वापस ग्राउंड स्टेट में ना आके, इन कोलिजनल डीएक्टिवेशन में क्या होता है, वो वापस ग्राउंड स्टेट में ना आकर वहीं पर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में ही अपनी एनर्जी को लूज़ करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम क्वेंचर्स भी बोलते हैं। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो मॉलिक्यूल हैं उन कोलिजन पार्टनर भी हम बोल सकते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को जब मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में ना आकर वो अपनी जो एनर्जी है वो किसकी तरफ लूज़ कर दे, किसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दे, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल है जिनको हम क्वेंचर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी लूज़ हो रही है वहाँ पर इमिशन कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि जब मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से अपनी एनर्जी को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है, कोलिजन पार्टनर की तरफ। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में तो आ नहीं रहा है, वहीं के वहीं वो अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर कोई भी इमिशन ऑफ लाइट नहीं होगा। वहाँ पर जो लूज़ कर रहा है एनर्जी को वो किसके फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पर कोई भी इमिशन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस कंडीशन देयर इज़ नो रेडिएशन इमिटेड। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलिजनल डीएक्टिवेशन। ठीक, अब सेकंड प्रोसेस है, अब सेकंड प्रोसेस है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्रोसेस क्या है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट, गेट एक्साइटेड and immediately release the energy as light as electron quickly return to their ground state। तो फ्लोरेसेंस क्या प्रोसेस है, मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और मूव करेगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, एंड जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन विच इज़ नोन एज फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस का टाइम स्केल बहुत फास्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम स्केल कितना है, नैनो सेकेंड टू 1 मिनट। यहाँ पर जो फ्लोरेसेंस का टाइम स्केल होता है वो वेरी फास्ट होता है, नैनो सेकेंड टू माइक्रो सेकेंड। अपीयरेंस की बात करें तो ग्लो ओनली वाइल बीइंग इरेडिएटेड, मतलब जब तक आप मॉलिक्यूल को लाइट पास कराते जाओगे तब तक ही ये प्रोसेस होगी। जैसे ही आप लाइट देना बंद करोगे, रेडिएशन सोर्स देना बंद करोगे, वैसे ही फ्लोरेसेंस प्रोसेस क्या है, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए हाइलाइटर्स हैं, ब्लैक लाइट पोस्टर्स हैं एंड क्लोरोफिल।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, कोलिजनल डीएक्टिवेशन, देन फ्लोरेसेंस। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस। तो फॉस्फोरेसेंस क्या प्रोसेस है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्रॉस इनटू डिफरेंट फॉरबिडन ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ पर क्या हो रहा है समझिएगा, देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या है, आप यहाँ पर इमेज के थ्रू देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है व्हेन एब्जॉर्ब लाइट वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और अब फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में नहीं आकर कहाँ पर चला जाता है, ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। तो ट्रिपलेट स्टेट में जब चला जाएगा तो उसको वापस ग्राउंड स्टेट में आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंपली हम देखें, मॉलिक्यूल सिंपली क्या करता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है और एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब एक्साइट होके कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में, और इमिट करता है लाइट, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अब फॉस्फोरेसेंस में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड हो रहा है, और एक्साइटेड होने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आकर कहाँ चला जाता है, ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अब ट्रिपलेट स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आने में उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई भी इमिशन ऑफ लाइट नहीं होता है, यहाँ पर भी जो कन्वर्जन हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी लूज़ हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या हो रही है, हीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी लूज़ होने में डिले भी हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल कहाँ पर जा चुका है, ट्रिपलेट स्टेट में जा चुका है। तो ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और यहाँ पर भी जो इमिशन होगा लाइट, जो एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगा व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पर जो एनर्जी लूज़ हो रही है वो फोटोन के फॉर्म में ना होके हीट के फॉर्म में होगा। तो ये भी क्या है, रेडिएशन लेस प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। फॉस्फोरेसेंस क्या प्रोसेस है कि मॉलिक्यूल एक्साइटेड होके सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में ना आके कहाँ चला जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। तो फॉस्फोरेसेंस का टाइम स्केल क्या है, बहुत स्लो है, एक मिनट। फॉस्फोरेसेंस का टाइम स्केल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत स्लो है, मतलब इसको कितना टाइम लगता है, मिली सेकेंड टू आवर, क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पर कहाँ पर जा चुका है, ट्रिपलेट स्टेट में जा चुका है। तो ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये जो फॉस्फोरेसेंस की प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, ठीक है। अपीयरेंस की बात करें तो ग्लो इन द डार्क लॉन्ग आफ्टर द लाइट सोर्स इज गॉन। तो रेडिएशन सोर्स को बंद करने के बाद भी ये ग्लो करता रहता है। हमने फ्लोरेसेंस में क्या देखा कि रेडिएशन सोर्स जैसे ही हम बंद करेंगे, रिमूव करेंगे, वैसे ही ये जो इमिशन ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये ग्लो करना, मॉलिक्यूल जो एनर्जी को लूज़ करे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो इमिशन ऑफ लाइट जो हो रहा है वो तभी तक होगा जब तक हम रेडिएशन सोर्स को रिमूव ना करें। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में लंबे टाइम तक हम जब रेडिएशन सोर्स को रिमूव भी कर दें तो भी ये क्या करता रहेगा, ग्लो करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, देखिए, ग्लो इन द डार्क, स्टार्स, वॉच डायल्स, इमरजेंसी एग्जिट साइंस, ठीक। तो ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमने डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पर देखी। आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पर S0 फेज़ है, S1 है, S2 है, फिर मॉलिक्यूल S0 से S1 में जाता है, फिर S1 में ही मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में ही वो रिलैक्स होता है, अपनी एनर्जी को कोलिजन पार्टनर्स को, क्वेंचर्स को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल
रिलैक्सेशन, ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर फ्लोरेसेंस भी है कि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन विच इज़ नोन एज फ्लोरेसेंस। फिर थर्ड है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस क्या है? मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ चला जाएगा? ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा। जैसे ट्रिपलेट स्टेट में जाने के बाद उसको जब वापस ग्राउंड स्टेट में आना है तो वहाँ पर इमिशन ऑफ लाइट नहीं होगा, वहाँ पर जो एनर्जी को लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है कि फ्लोरेसेंस में रेडिएशन सोर्स को रिमूव करने के बाद भी रेडिएशन सोर्स को बंद करने के बाद इमिशन ऑफ लाइट क्या होगा? बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रेडिएशन सोर्स को रिमूव करने के बाद जो ग्लो है वो बंद हो जाएगा, लेकिन फॉस्फोरेसेंस में वो ग्लो डार्क में भी होगा, यानी कि रेडिएशन सोर्स बंद करने के बाद भी यहाँ पर इमिशन ऑफ लाइट तो होगा नहीं, लेकिन ये ग्लो करता रहेगा। इसको हम बोलते हैं आफ्टर ग्लो, यानी कि ये रेडिएशन सोर्स रिमूव करने के बाद भी ग्लो करता रहेगा इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये था फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस एंड कोलिजनल डीएक्टिवेशन। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस। फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल हो, सिर्फ वही मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जब मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा और अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तभी तो इमिशन ऑफ लाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली दोज molecules which are able to absorb UV light or visible radiation can show the fluorescence and phosphorescence। ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वही मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंस को शो करेंगे। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा उतना ही इंटेंस क्या होगा? फ्लोरेसेंस होगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो कि लाइट को ईजिली एब्जॉर्ब करेंगे और फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करेंगे? तो एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन हो गया। ठीक है, तो बेंजीन में ऐसी क्या खासियत है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? तो किसी भी रिंग में जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उतना ही ज़्यादा फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक रिंग है बेंजीन और एक रिंग है पायरिडीन। बेंजीन में ज़्यादा कॉन्जुगेशन एज़ कम्पेयर टू पायरिडीन, तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा और जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो सब्सटेंस लाइट को एमिट करेगा, यानी कि फ्लोरेसेंस प्रोसेस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर दूसरा है एलिफेटिक एंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिफेटिक एंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उतने अच्छे से लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें जो कॉन्जुगेशन है वो उतना अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जांपल पायरिडीन। ठीक है, फ्यूरॉन हो गया, थियोफिन हो गया, पायरॉल हो गया, तो ये फ्लोरेसेंस को उतने अच्छे से एग्जिबिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक रिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सेकंड हम देखेंगे। सेकंड हमारा क्या है? रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप जो मॉलिक्यूल है जितना ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा रिजिड उसकी स्ट्रक्चर होगी उतना ही ज़्यादा वो फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा फ्लोरेसेंस को वो यहाँ पर बाइफिनाइल जो है वो लेस रिजिड है
और फ्लोरीन जो है वो मोर रिजिड है। तो जितना ज़्यादा रिजिडनेस होगी उतना ज़्यादा ही फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा उतना लेस फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होगी। तो ये हो गया सेकेंड फैक्टर, रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो ग्रुप्स पे भी, ग्रुप्स के नेचर, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होते हैं उनका नेचर भी डिसाइड करता है फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को। तो फर्स्ट ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, अगर किसी स्ट्रक्चर में, जैसे फिनॉल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, फिनॉल की कंडीशन में, फिनॉल की कंडीशन में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मोर इंटेंस फ्लोरेसेंस क्या होगा, प्रोड्यूस कर पाएगा। ये फिनॉल जो है वो ज़्यादा अच्छे से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा देन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पर क्या होगा, उतने अच्छे से ये मॉलिक्यूल, मतलब COH यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड एज कम्पेयर टू फिनॉल जो है कम फ्लोरेसेंस यानी कि कम लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगा एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरेसेंस जो है वो कम होगा। ठीक है। एंड ग्रुप हैविंग नो इफेक्ट ऑन ल्यूमिनेसेंस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सॉरी ग्रुप हैविंग नो इफेक्ट ऑन ल्यूमिनेसेंस। तो H जो है, H पर फ्लोरेसेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब H जो है फ्लोरेसेंस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ सब्सटेंट ग्रुप। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो लेस टेम्परेचर पे कोलिजन कम होगा जिससे फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। हाई टेम्परेचर पे कोलिजन ज़्यादा होगा। तो कोलिजन अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो एनर्जी लूज़ हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो जाएगी। तो वहाँ पर जो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेस टेम्परेचर में कोलिजन कम होगा जिससे फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगा। हाई टेम्परेचर पे कोलिजन ज़्यादा होगा जिससे फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला फैक्टर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो कोलिजन जो है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और कोलिजन डिक्रीज होगा तो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। इसी तरीके से विस्कोसिटी डिक्रीज होने पे, विस्कोसिटी जैसे ही डिक्रीज़ होगी तो कोलिजन जो है वो इंक्रीज़ होगा जिससे फ्लोरेसेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इस तरीके से पीएच हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है PH2, उसका पीएच कितना है, PH2 है। और सेकंड वाले मॉलिक्यूल का पीएच कितना है, 13 है। तो यहाँ पर जिसका PH2 है उसका फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी क्या है, हायर है एज़ कम्पेयर टू पीएच जिसका 13 है। तो इसका क्या होगा, पीएच का भी इफेक्ट पड़ता है इन द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।